नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस का 2 दिन का अधिवेशन गुजरात में नई उम्मीदों के साथ खत्म हुआ और बीजेपी अभी कांग्रेस की नई मजबूती और हौसले को देखकर ही हैरान थी कि आज एक और बड़ा झटका उसे लगा जब इंडिया गठबंधन के दलों ने फिर से एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप जानते हैं कि कई बार ये सवाल उठाए जा चुके हैं, जैसे क्या इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है? आखिर क्या कारण है कि लोकसभा चुनाव के बाद से इंडिया गठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई? क्या इंडिया गठबंधन के दल अलग अलग हो चुके हैं? ऐसे सवालों के जवाब इंडिया गठबंधन ने औपचारिक तौर पर नहीं दिया और न ही उसे देने की जरूरत है, क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक बार बार तमाम दल कई मुद्दों पर एक साथ बीजेपी की नाक में दम कर चुके हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद में मोदी और बीजेपी का घेराव इसका ताजा उदाहरण है और इस पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दाखिल हुई हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। जी हां, इसी 16 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल के कानून के खिलाफ कहें तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं 10 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं, इन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है और सीजेआई इसके मुख्य कर्ता धर्ता होंगे। इधर आज इंडिया गठबंधन ने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बार आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन को खत्म करने का जो खेल मोदी ने रचा है उसका खुलासा किया। इस बारे में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी ग्रुप जो है वो, फिर समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके, सीपीआईएम, ऐसे तमाम दलों के सदस्यों ने पत्रकारों को बताया कि वो किस तरह सरकार के नए अलोकतांत्रिक फैसले पर चुनौती देने वाले हैं। इस बारे में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की और क्या कुछ कहा है उन्होंने, एक छोटी सी बाइट उनकी सुनिए, गौरव गोगोई की सुनिए। तो अभी जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ उसमें एक बहुत ही खतरनाक सेक्शन है, सेक्शन 44(3), which is amending section 81J of the RTI Act. And now it says, notwithstanding anything contained in this act, there shall be no obligation to any citizen information which relates to personal information. बाकी जो चीजें हैं पब्लिक इंटरेस्ट की, पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड जो बातें हैं, जो कार्व आउट्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो पूरा डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो रिसेंटली पास हुआ उसको काट दिया। तो कल अगर आप जानना चाहते हैं कि बिहार में जो विभिन्न जो पुल बनाए जा रहे हैं, पुल टूटे जा रहे हैं, ये पुल अधिकारियों ने किस कॉन्ट्रैक्टर को दिया? कौन है वो कॉन्ट्रैक्टर? क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर को क्या सारे पुल की ठेका मिला हुआ है? तो आज जो जानकारी आपका अधिकार है, जो सूचना का जो अधिकार है, उस अधिकार को आज इस छल के द्वारा उस अधिकार को नागरिकों से छीना गया है। इसी मसले पर प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना उद्धव गुट की नेता, सांसद, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। दोस्तों, ये इस वक्त हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। जब राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार को बिल्कुल छलनी किया जाए, साफ किया, खत्म करने की कोशिश की जाए और उसमें भी एक डिजिटल प्रोटेक्शन कानून लाकर चुपके से और देश में आपके सूचना के अधिकार को ही खत्म करने की कोशिश हो, तो इसका पर्दाफाश जरूरी है। आज जबकि देश भर में तमाम चैनलों पर सीधे तहव्वुर राणा की बात हो रही है, तहव्वुर हुसैन राणा जो 26/11 घटनाक्रम के मास्टरमाइंडों में से एक है, उसकी चर्चा खूब हो रही है लगातार सुबह से लेकर अभी तक। आप वही सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, लेकिन इन सबके बीच यह खबर बहुत जरूरी है। तहव्वुर राणा पे भी बात कर लेंगे, लेकिन डाटा प्रोटेक्शन के जरिए कैसे आपके अधिकार को कुचला जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, यह जानना जरूरी है। प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा है, सुन लीजिए जरा। आप सबकी आजादी पे भी एक चौतरफा हमला है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम बन गए हैं, जिस माध्यम के द्वारा आरटीआई एक्ट से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म थ्राइव करेंगे। वरना आप जान रहे हैं जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है किस तरीके से हर तरीके से कोलैप्स कर दी गई है। स्पाइनलेस कहने में मुझे कोई 2 मिनट भी नहीं लगेगा। पर ये जो चौतरफा हमला इस बिल के माध्यम से हो रहा है, वो आप सबकी जानकारी में लाना और आप सबके माध्यम से जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आरटीआई एक्ट के बारे में संदर्भ में उन्होंने बताया गौरव जी ने
कि किस तरीके से आरटीआई एक्ट को डाइल्यूट करने का काम हो रहा है। और मैं सरप्राइज हूँ, कल ही आईटी मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव जी, वो आधार की टीम से बात कर रहे थे, उनसे कह रहे थे एक न्यू लॉ ड्राफ्ट करिए जो कि बिल्कुल अलाइनमेंट में हो विद आरटीआई एक्ट का न्यू लॉ लाइन, जिससे वो अलाइनमेंट में आए। तो यानी आप बिल्कुल क्लियरली एक मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को आप रोड टू इग्नोरेंस की तरफ लेकर जा रहे हैं कि जनता को पता ही नहीं चलेगा, तो ना कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, ना कुछ दिख रहा है, ना हमने किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सारे राज्यों में जो भ्रष्टाचार की बातें निकली हैं वो आरटीआई के माध्यम से ही निकली हैं, उसी पे सबसे बड़ा हमला हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो डीपीडीपी एक्ट था जो 2019, तो सुन रहे थे आप, यहाँ प्रियंका चतुर्वेदी भी राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात कर रही हैं और कैसे आरटीआई को खत्म करने की कोशिश हो रही है। आप जानते हैं कि यूपीए के वक्त, यानी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस वक्त आरटीआई लाकर जनता के हाथों में एक बड़ा लोकतांत्रिक औजार थमाया गया था। बीजेपी इसे तो छीन ही रही है, साथ ही नई पाबंदियां भी लाने की तैयारी में है, जिससे स्वतंत्र मीडिया उसको बांधा जा सके, हमको आपको बांधा जा सके। लेकिन इंडिया गठबंधन ने बता दिया है कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का काम वो विपक्ष में बैठकर भी मजबूती से कर रहा है। इधर रक्षा की जरूरत अब शायद नीतीश कुमार को भी पड़ सकती है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे ने उन्हें डिप्टी पीएम बनने के योग्य बताया है। यानी कि आप उप प्रधानमंत्री बन जाइए नीतीश बाबू, ये बात कह रहे हैं बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे। इसे नीतीश का प्रमोशन न मानकर पूरी तरह से हाशिए पर धकेलने की तैयारी समझा जाना चाहिए। आप याद कीजिए कि किस तरह लाल कृष्ण आडवाणी का डिप्टी पीएम बनने के बाद हश्र हुआ। वही नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम का झुंझुना दिखाने का मतलब है कि बीजेपी ने उन्हें बिहार से बाहर करने की तैयारी कर ली है। यानी बिहार में बहार और नीतीश कुमार नहीं, बल्कि बिहार से बाहर नीतीश कुमार हो जाएंगे। आइए जरा सुन लीजिए अश्विनी चौबे ने आखिर कहा क्या है, जिस पर बवाल मचना तय है। सुनिए जरा। हाँ, नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा। ये हमारी तो उप प्रधानमंत्री बनाने की बात कहते हुए दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें मिलेगा जगजीवन राम के बाद। लेकिन क्या नीतीश बाबू ऐसा चाहेंगे या नीतीश बाबू को बाहर करने की ये साजिश रची जा रही है? इंडिया ब्लॉक छोड़ने का असली नुकसान शायद अब नीतीश कुमार को समझ में आए। वैसे भी जेडीयू इस बार हार की कगार पर है, क्योंकि मुसलमान वक्फ के नाम पर नीतीश से काफी नाराज हैं। 16 तारीख को मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कह लें, उसके 3 जस्टिस यानी 3 न्यायाधीशों की पीठ वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन भी इन याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली इस पीठ में शामिल हैं। वहीं केंद्र सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में कैविएट दायर कर मामले पर कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसका पक्ष सुने जाने का अनुरोध किया है। यानी केंद्र सरकार, मोदी सरकार भी अब डर रही है कि कहीं कोई फैसला ना ले ले सुप्रीम कोर्ट, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पहले से कैविएट दायर कर दिया है। आपको बता दूं कि दोस्तों की कैविएट आखिर होता क्या है। कैविएट किसी पक्षकार द्वारा उच्च न्यायालयों या उच्चतम यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की जाती है कैविएट कि उसकी सुनवाई के बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। यानी अगर आप कोई आदेश पारित करने जा रहे हैं तो मुझे आप सुन लीजिए। मतलब केंद्र सरकार को डर लग रहा है कि वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में बाजी उसके हाथ से निकल सकती है। वैसे इस वक्त देश में बीजेपी के शासन तले जिस तरह नफरत फैलाई जा रही है, उसमें जरूरी है कि कोई ऐसा आदेश पारित हो जो इस नफरत पर रोक सके, नफरत को रोक सके। इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी रामदेव ने, वही रामदेव, योग गुरु रामदेव जिसको कहते हैं, वही रामदेव ने
पतंजलि के शरबत को बेचने के लिए बिना नाम लिए रूह अफ़ज़ा को निशाने पर लिया है और कहा है कि इस तरह के शरबत पीने से मस्जिदों में और मदरसों के निर्माण को आर्थिक मदद मिलती है अगर ऐसे शरबत आप पिए तो। वहीं अगर कोई पतंजलि का गुलाब शरबत पीता है तो उसका पैसा गुरुकुल, आचार्य कुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड को जाता है। इस बयान की जितनी निंदा की जाए वो कम है। रामदेव जैसे लोग योग का व्यापार करके अरबपति बन चुके हैं, लेकिन अब भी इनका मन नहीं भरा है, जो समाज में ये पूरी तरह वैचारिक दिवालियेपन की तरफ ले जाना चाहते हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन जैसा विपक्ष ही उम्मीद की राह दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक लंबे अंतराल के बाद तहव्वुर हुसैन राना, पाकिस्तानी नागरिक, कनाडाई पाकिस्तानी, मूल रूप से पाकिस्तानी लेकिन कनाडा और अमेरिका होते हुए अब इंडिया पहुंच गया और 26/11 का मास्टरमाइंड में से एक बताया जाता है। हालांकि 26/11 का केस लगभग समाप्त है, लेकिन फिर भी तहव्वुर राना को लाया गया। 2011 में तहव्वुर राना का मामला हेडली की जांच में निकल के आया था और उस समय मनमोहन सिंह की सरकार और चिदम्बरम थे गृह मंत्री। इन लोगों ने मिलकर एक दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार चली गई। 2014 से 2019 तक जो मोदी आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे और कहते रहे कि हम बिल्कुल आतंकवाद खत्म कर देंगे, वो मोदी आखिर इस मसले पे आगे क्यों नहीं बढ़े। 2019 के बाद इस मामले पर केंद्र सरकार आगे बढ़ी और अब जाकर इसमें सफलता मिली है। यानी एक लंबे अरसे के बाद अब तहव्वुर हुसैन राना भारत आया है, लेकिन पीठ थपथपाने की कोशिश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, मगर आईना भी दिखाना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक तरफ तहव्वुर हुसैन राना, दिन भर खबर चल रही है, इसलिए इसका ब्यौरा हम आपको दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आरटीआई को कैसे कमजोर किया जा रहा है और तीसरी तरफ वक्फ बिल के बाद क्या उधर नीतीश बाबू फंसे हुए हैं और फंसी हुई बीजेपी को किसी न किसी रूप से एक सहारे की जरूरत है। इन सब से नैया पार लग पाएगी क्या, इसी पर चर्चा करेंगे।